हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स और अभी हम चल रहे हैं क्लास 8 में, जिसका उस क्लास 8 की हिस्ट्री, जिसका बुक का नाम है हमारे अतीत थर्ड, जिसमें इस वीडियो में है चैप्टर नंबर 6, बुनकर, लोहे बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ये एक तस्वीर है जिसमें है 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत में इस बंदरगाह पर इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। इस अध्याय में हम कपड़ा और लौह इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व की औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से यह दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनरी उत्पादन से ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया में सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत में ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा कर कब्जे हुए और किस प्रकार व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में जाकर बेच देती थी। इसी विक्रय विक्रय से उन्हें भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक व्यापार बढ़ने लगा, वहां के औद्योगिक भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन में तैयार माल भारत में बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों ऊपर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर एक नजर डालें। बंगाल में पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत की पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पैंगोन तक यहाँ तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों पर का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी के यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे कपड़े की जड़ों से को ढूंढने और उनके अर्थ को जानना बड़ा मजेदार है। ये चित्र में दिया हुआ है पटोला बुनाई। 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहां यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई। सदियों शब्दों में इतिहास छपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन, मलमल कहने लगे। जल्द जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत के केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहते लगे। बाद में यह इस तरह हर तरह से सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे सारे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की
लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देखेंगे जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बहियों के पन्नों को पढ़ते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े के 98 किस्मों का जिक्र किया गया था। यूरोपीय व्यापार उन्हें पीस गुड्स कहते थे और आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। ये है चित्र जिसमें है ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730 का। गौर से देखें कि बही किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में तय की गई थी और ये सामान मंगाने के लिए कंपनी 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। यह है ऑर्डर बुक जिसमें अलग अलग तरह के ऑर्डर दिए गए हैं। ये है चित्र में जामदानी बुनाई। 20वीं सदी की शुरुआत में जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करगे से सजावट चिन्ह बुने जाते हैं। इसका रंग प्राय स्लेटी और सफेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे प्रमुख केंद्र थे। आइए अब इन्हीं बहियों में से दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक के जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उन्हें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिड कोसा या खस्ता और बढ़ाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिड शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों और बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बढ़ाना शब्द का इस्तेमाल गले एवं सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। ये चित्र है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छींट। 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। यह शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया में विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। ये चित्र है बढ़ाना डिजाइन। 20वीं सदी में प्रारंभ कपड़े के मध्य में गुजराती लकीर होती थी। आप जानते हैं यह क्यों होती है? दरअसल इस ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए हैं। रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया जाता है और बढ़ाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े लोकप्रिय थे। बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्याता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। इसी दबाव के कारण
20 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित किया था। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। इस समय इंग्लैंड के नए नए कपड़े कारखाने खुल गए थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश के भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड की तकनीकी सुधार की जरूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया है, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादक काफी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसके सूती कपड़े की बुनाई और क्रांतिकारी रूप से बदल गई। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। स्प्रिंग जेनी एक ऐसी मशीन जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। इसके बावजूद दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार को बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशम के कपड़े खरीदती थी। परंतु ऐसा जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। ये अध्याय 2 में आप देख चुके हैं। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से ही किसानों और जमींदारों के राजस्व इकट्ठा करके उसे पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। ये चित्र है कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र के दिखता दृश्य 17वीं शताब्दी में। जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बसने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के प्रमुख केंद्र कहाँ थे, वो इस मानचित्र में दिखाए गए हैं। ये बुनाई के केंद्र 1500 से लेकर 1750 तक। स्टार से है, सफेद, चेक और धारीदार है। इससे ये है सीटस और ये है सिल्क। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो पाएंगे कि 19वीं सदी के आरंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हो रही थी। पूर्व बंगाल अब बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। यह शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखेंगे तो मद्रास उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरामंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का और समूह दिखाई दे पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मोरमुख बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। अब है कि बुनकर कौन थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के कारीगर होते थे। वे पीढ़ियों दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल में तांती, उत्तर प्रदेश भारत में जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत में साले या केकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरक और
तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। इस कताई पूरी जब कढ़ाई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे को कपड़े बनाने बनाते थे। ज्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। रंगाई छपाई छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को छिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी। ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघे पर होने वाली बुनाई और इससे जुड़ी व्यवसायों को लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। ये एक चित्र है बंगाल का एक तांती बुनकर बेल्जियम चित्रकार सोल्वियस द्वारा बनाया गया चित्र 1790 का दशक। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे के काम कर रहा है। और क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करघा क्या होता है? भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह से असर पड़ा। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजार में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों को मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत में से इंग्लैंड के कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े में 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया गया। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों के भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। औरंग, फारसी शब्द के गोदाम को औरंग कहा जाता है। यहाँ बिक्री के लिए पहले से चीजें जमा करके रखा जाता है और वर्कशॉप के लिए यह सब इस्तेमाल होता है। हम भूखे मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी जिससे हम कंपनी के लिए बुढ़ाई कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदन बदनसीबी है कि अब औरंग खत्म कर दिए गए हैं जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवार के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता तो हम भूखे मर जाएंगे। यह है व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई 3 फरवरी 1824। कृपया हमें अपने अखबारों में प्रकाशित करें। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम पर भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया था। सेवा में संपादक समाचार। मैं कतई कामगार हूँ। भारी कष्ट के साथ मैं ये पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्र के में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया। मेरी 3 बेटियां थी। जब मेरे पति का देहांत हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसके उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखे मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने के लिए एक रास्ता दिखाया और तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चित रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपए इकट्ठे कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इस तरह मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। जब सूती खरीदने वाले बुनकर हमारे पास
नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत बेचती हूँ तो पहले के मुताबिक एक चौथाई दाम भी नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा, लोग कहते हैं कि बाहर से विलायती विलायती सूरत सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते, वह गल कर तार तार हो जाता है। कष्टों में फंसी एक कतई कामगार की आप भी थी। लेकिन दूसरी दूरदीन लेकिन असली दूरदीन तो यह अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक एक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती वस्त्रों से पट गया। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जिनका सूती कपड़ा पहनते थे, उनसे 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वाले लोगों की हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई की पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मन भावन किनारियां वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग के बीच काफी मांग थी। और न ही ब्रिटेन के कपड़े मिलों के यह वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपने पश्चिमी भारत के स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मुद्रा का जिक्र सुना होगा। यह शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के लिए नए महत्वपूर्ण केंद्र बन के सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से सूत और हाथ से बने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई, चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में भी जगह दी गई। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। इसमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका में बागानों में काम करने चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले गए कपड़ा कारखानों में नौकरी मिल गई। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित की गई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत में से इंग्लैंड और चीन से होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया। बंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली एक विशाल पट्टी से काफी निकट था। यहाँ कपास की खेती की जाती थी और वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। यह है एक चित्र एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं। सन 1900 में लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया एक चित्र। कताई विभाग के ज्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज्यादातर पुरुष होते थे। सन 1900 तक आते आते बंबई में 84 कपड़े मिलें शुरू चालू हो चुकी थी। इनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी लोग कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। तब अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार
कारखानों के काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़े कारखानों की बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था। ज्यादातर देशों से सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश के औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों के आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा काफी कम हो गई और सैनिक जरूरतों की पूर्ति को पूरा करने के लिए भारतीय ये कारखानों से कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील। ये है 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की तलवार। टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, जिससे में युद्ध में फतेह के संदेश दिए गए थे। गौर से देखिए कि शेर का सिंह मूठ के निचले सिरे की तरफ है। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी इस हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। वे वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों के 4 लड़ाइयां लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू की विश्व विख्यात तलवार आज इंग्लैंड के संग्रहालय में बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिणी भारत में बनाया जाता था। इस वुड स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इसकी यह बनावट लोहे के बड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियां मतलब प्रगलन यानी चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु से बनी चीजों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिससे कोई नई चीज बनाई जा सके। तो सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील किस तरह बनाया जाता था? इन भट्टियों में लोहे को काट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हड्डियों से एक से रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों से नियंत्रित करते हुए प्रगलन इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे और जिसका न केवल भारत बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द उक्कू और तमिल मलयालम शब्द पुरक्कू यानी कि स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया। विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली पर विद्युत चुंबकीय का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड की स्टील को विशेषताओं का 4 साल 1818 से लेकर 22 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य अंत तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी।
क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत और अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ के तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गए और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे के इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। गांवों की उजड़ती भट्टियां। वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य विधि थी। खास तौर पर बिहार और मध्य भारत में हरेक जिले में ऐसे प्रगलाकर कार, कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए लोहे के कारखानों को दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धौंकनी चलाती थी। धौंकनी है हवा फूंकने वाला यंत्र। यह कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। बीच में ये चित्र दिए गए हैं। यह चित्र पामानव पालामाऊ बिहार में लोहा कारीगरों का, और ये दूसरा चित्र है मध्य भारत का एक गांव जहां लोह प्रगलकों का आगरिया समुदाय रहता था। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहे बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत में सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो गए और मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। इनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। इनसे ज्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो एक नए वन कानून की थे जिसके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब उपनिवेशिक सरकार ने वन आरक्षित वनों में लोगों को प्रवेश पर पाबंदी लगा दी और लोहा बनाने वाले कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे? वन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगले जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु भले लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी रखना नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगर ये पैसा छोड़कर और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों को आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगलाओं को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग से बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लुम्हार भी लोहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगलाकों द्वारा बनाए गए लोहे की मांग कम होने लगी थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहे और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने हुई कई नई चुनौतियां खड़ी हो गई थी। ये है एक लेख जिसमें है एक व्यापक उद्योग। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार जब एक जमाने में लोहा प्रगलन भारत का बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहां धातु मल न दिखाई देता हो। यहाँ के आदिम लोहा प्रगलकों को ऐसे भंडारों को अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी जिन पर कोई यूरोपीय लौह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। भारत में लोहा और इस्पात कारखानों का उदय। साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स बेट्स और
जमशेदजी जी टाटा ने सबसे पहले के बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ के लोहा अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत के एक आधुनिक लोह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के सबसे अच्छे लोह अयस्क भंडार की तलाश में कई महीनों और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लोह इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लोह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटों तक जंगल की खाक छानते के बाद वेल्स और दोराबजी एक छोटे से गांव में पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लोह अयस्क ले जा रहे हैं। यह अंग्रिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया तो वे अयस्क कहाँ से लाए तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ की तरफ उंगली उठा दी। वेल्स और दोराबजी घने जंगलों में से होते हुए काफी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्स ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है। रंझा रंझारा पहाड़ी दुनिया की सबसे बेहतरीन लोह अयस्क भंडारों की एक में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए यही सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अंग्रेज समुदाय के लोगों ने भी लोह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी। यहाँ के बाद भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लोह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी की भारत यह एक चित्र स्वर्ण नदी के किनारे बसा टाटा आयरन एवं स्टील फैक्ट्री, जिसको स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत के रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की भारी मांग थी। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन के बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गई। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोले की खोज और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को से बनने वाला 90% इस्पात तो औपनिवेश सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीतता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े युद्ध के आखिर यह चित्र जिसमें है युद्ध के आखिर में विस्तार। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर 1919 में सूती कपड़े की तरह लोह और इस्पात के मामले में औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान, उसके बाद सामने आया। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई।
भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। इसके बाद अन्यत्र में है जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल। 19वीं सदी के आखिरी में जापान के औद्योगिक इतिहास भारत के औद्योगिक से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औद्योगिक उपनिवेश सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देसी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान के सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाएं, टेलीग्राम, रेलवे व हस्तचलित जलतोपों का विकास किया गया। पश्चिम में नवीनतम किनारे नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और इसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया और निवेश के लिए सरकारी बैंकों और उद्योगपतियों को उधार शर्तों पर कर्जे दिए गए। सरकार के पहले विशाल उद्योग शुरू किए गए और इन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया गया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व और औद्योगिकरण के सख्त रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी, जबकि भारत जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उनकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। हम मिलेंगे इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।